फिर हमने पढ़ा कि मेरे पास ऑसिलेशन डैम्प्ड हो जाती है और एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लग जाता है। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, वी वर डिस्कसिंग द डैम्प्ड ऑसिलेशन, और जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है ये मुझे पता है ये धीरे धीरे करके आपके पास खत्म हो जाती है, यानी चूटे खत्म हो जाते हैं। चूटे खत्म होने का मतलब जो झूला होता है वो धीरे धीरे रुक ही जाता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो आपके पास इक्वेशन है वो इक्वेशन बड़ी मजेदार है। अब ये एम्पलीट्यूड e की पावर माइनस bt अपॉन 2m, ये e की पावर है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और कॉस ऑफ मेरे पास ओमेगा डैश टी प्लस ऑफ 5। तो एक जनरल सी, बोलो 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 सर बच्चे। डैम्प्ड वाइब्रेशन भी सर सेम ही चीज होती है? देखिए वाइब्रेशन के अंदर अंकिता और ऑसिलेशन में बहुत बारीक फर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो गिटार की तार है वो ऑसिलेट नहीं करती है, वो वाइब्रेट करती है। जब आपका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो तो ऑसिलेशन कहने के बजाय लोग उसको वाइब्रेशन बोल देते हैं। ऑसिलेशन के अंदर जो होता है एम्पलीट्यूड का साइज थोड़ा बड़ा होता है। बस इतनी सी बात मान लीजिए कि दोनों आपके पास एक ही चीज है, एक अलग अलग स्टेज के ऊपर। यानी कि अगर कोई सिस्टम ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन जब वो ऑसिलेट करता है विद वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, मीन से बहुत दूर नहीं जा पाता, बड़ी जल्दी वापस आ जाता है, तो उस केस में उसमें कंपन प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल तुझे सर्दी लगती है तो तू क्या करती है, ऐसे करती है ना, हाँ या ना, कांपते है ना बंदा, ऐसे करके, ये वाइब्रेशन है। क्योंकि तुम्हारी तब तो आप भी सर वाइब्रेट वेव्स चल रहा है। नहीं बच्चे, अभी जो कल हम कर रहे थे वही डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। ओके और सर। हम जब बच्चे ऑसिलेट करते हैं तो ऐसे ऑसिलेट करते हैं, तो पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों पीरियोडिक मोशन है। तो जब हम कांपते हैं सर हम, फिर एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का ज्यादा होगा वाइब्रेशन? एग्जैक्टली बच्चा, हमारे पास एम्पलीट्यूड ही है जो कि गेम चेंज कर देता है। मतलब कि अगर ऑसिलेशंस है तो हम ये बोल देते हैं कि ऑसिलेशन, जब आप बोल देते हो कि उसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा। अगर एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब हम कई बार गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी के भी कई पार्ट्स वाइब्रेट करते हैं। मतलब कि आपको वो हिलता हुआ ऐसे 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 नजर आता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वाइब्रेशन है, ये ऑसिलेशन है। मेरी बात को तेरे को समझ में आ रहा होगी, ये क्या है, वाइब्रेशन, ये ऑसिलेशन। बस इतनी सी बात है कि हमारा मोबाइल फोन भी हम लिख देते हैं ना कि वाइब्रेशन मोड पे चला जाए, तो वो ऐसा थोड़ा कि हमारा मोबाइल फोन, वो शेप वही रहती है लेकिन वो थोड़ा सा अपनी इधर उधर जाने की कोशिश करता है, हिलता है थोड़ा सा, तो वो आपके पास है। तो हमारा एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है किसी भी टी टाइम के ऊपर, सो एट एनी टाइम टी, अगर मैं आपको बोलूं एट एनी टाइम टी, अगर मैं किसी भी टी टाइम पे बोलूं तो मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो ए के पावर माइनस बी टी अपॉन 2m से ये डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता रहता है। और हमारे पास इस वजह से ओमेगा डैश, अब ये थोड़ा चेंज हो जाता है। ये बच्चा हमारे पास के बाई एम माइनस ऑफ बी स्क्वेयर अपॉन 4 है, ये अब हमारे पास चेंज हो गया। अब यहाँ पर बी क्या है, ये हमारे पास उसका डैम्पिंग, कोई असर है, कोई डैम्प है, कोई ऐसी चीज है जो कि इसको फ्री ऑसिलेट नहीं होने दे रही, इसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर देगी। तो ये हमारे पास ओमेगा है। अब याद करो, वैसे अगर हम देखते हैं तो फ्री ऑसिलेशन के अंदर क्या चीज होती है, तो फ्री ऑसिलेशन के अंदर मेरे पास मेरा ओमेगा किसके बराबर होता है, तो वी राइट डाउन द ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई, ये हम लिख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज आ जाता है क्योंकि ये हमारे पास डैम्ड ऑसिलेशन है, ये ऑसिलेशन ज्यादा देर तक चलती नहीं, तो ये डैम्ड है। लेकिन यहाँ पर भी एक और आपके पास कंडीशन है, और ये कंडीशन को बहुत जगहों पर देखा गया। अब हमारे एनसीईआरटी बात कहती है, हमारी एनसीईआरटी बात कहती है हाउ यू कैन इग्नोर द डैम्पिंग, आप डैम्पिंग को इग्नोर कैसे कर सकते हो। इफ अगर वी हैव बी डैम्पिंग कांस्टेंट इज लेस देन, ये आपके पास लेस देन क्या आ जाता है, के बाई एम। अगर डैम्पिंग कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ के बाई एम से बहुत बहुत छोटा है, अब ये कंडीशन है, इसकी डेरिवेशन बियॉन्ड द स्कोप है, इसकी फर्दर डिस्कशन बियॉन्ड द स्कोप है, देन यू कैन इग्नोर द डैम्पिंग। तो अब आप इग्नोर कर सकते हो डैम्पिंग को।
और उस वक्त बच्चा आप इसको इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर करने का मतलब ये थोड़ा ना कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, कर रहे हैं पर आप इग्नोर कर सकते हो। एंड देन वी कैन अप्लाई all the formula of normal oscillation and we can apply all formula for the normal oscillation, और हम सारे फॉर्मूला को लगा सकते हैं ऑफ फॉर द नॉर्मल ऑसिलेशन। तो हम यहाँ पर नॉर्मल ऑसिलेशन के सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब ये चीजें हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी से ड्रिवन है। तो मैं ये एनसीईआरटी से इंस्पायर होकर लिख रहा हूँ। वहां पर एक न्यूमेरिकल है, तो वो न्यूमेरिकल के अंदर वो टीचर इस पॉइंट को यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। लेकिन क्या ये इस साल आपको आपके स्कूल के पेपर में आएगी? मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हूँ, ये नहीं आएगी आपको, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, बुरे टाइम का पता नहीं होता। और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, किसी भी अगर हम यहाँ पर देखें तो आपकी तो टोटल एनर्जी क्या होती है फ्री ऑसिलेशन के अंदर, वो हम कल कर चुके थे, और वहां पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो क्या डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? आंसर है नहीं। नाउ ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हियर, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी कांस्टेंट। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, विल नॉट बी कांस्टेंट, विल नॉट बी कांस्टेंट। ये हमारे पास बिल्कुल भी आपके पास कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं कांस्टेंट रहेगी? डैम्पिंग की वजह से। तो अब आपकी जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, वो अब आपके पास हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर, और अब आपका एम्पलीट्यूड पहले ए स्क्वायर था, लेकिन अब ए स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, और इसका भी स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप सॉल्व करते हैं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 2 इसके पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी टी अपॉन एम। तो अंकिता, जब आपका कोचिंग के अंदर पेपर होगा, जहां पर भी आप इकट्ठे ले रहे हो, वहां पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, मैं जानता हूं बच्चे। और हाँ, आपके मॉड्यूल के अंदर भी कई गलती हैं, वो गलतियां भी बच्चे आप देखते रहना, ठीक है, कि इस चैप्टर के अंदर यस क्या सर। क्या गलतियां हैं, बहुत गलतियां। तो आप देखते रहना बच्चे क्या क्या गलतियां, क्योंकि हर चीज जो हम ध्यान से करेंगे तो हमको लाइफ के अंदर, हम किसी की गलती नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी भी टाइम के साथ चेंज होती है। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, ई की जो एक्सपोनेंशियल है, इसकी एक खास बात होती है, ई की पावर 0 1, जिसका कोई नहीं उसका एक भगवान होता है, तो ई की पावर 0 1, और ई की पावर इंफिनिटी, ये आपके पास क्या हो गया? 0। इसका मतलब जब t 0 थी तो आपकी एनर्जी मैक्सिमम थी, इसका तो मतलब ये हो गया, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी मैक्सिमम थी। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मैक्सिमम थी, क्योंकि e की पावर 0 क्या हो गया? ये 1 आ जाएगा। और जब t की वैल्यू इनफिनिटी हो जाएगी तो e की पावर इनफिनिटी, यहाँ पे t आपके पास है 0 कर दीजिए, तब आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। यानी ये कांस्टेंट नहीं है, ये कभी ना कभी खत्म होगी। तो हमारे पास इस वजह से देयरफॉर एक बहुत अच्छा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी एट द टाइम टी, तो मैकेनिकल एनर्जी एट टी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई ई के पावर माइनस बी टी अपॉन एम। तो इसको देख लीजिए, मतलब कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम है, बहुत कम है, लेकिन हम अगर देखें तो हमारे आसपास जितने भी पेपर होते हैं उसके अंदर टीचर अक्सर ऐसे क्वेश्चन उठाते हुए देखा गया जो थोड़े से आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। तो ये आउट ऑफ द वे जाकर आपके पास क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको स्कूल में आ सकते हैं? नहीं, मैंने आपको पहले मना कर दिया, स्कूल में तो बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है, स्कूल में तो बिल्कुल भी पैदा नहीं था। हाँ, लेकिन क्या ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है? यस, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, और बहुत बेहतरीन। अगर एनसीईआरटी में गिवन है सर, तो फिर स्कूल में क्यों नहीं आता? अब ये चीजें बच्चे, अब ये क्वेश्चन तो आपने एक ऐसी चीज पूछी है जिसके ऊपर कमेंट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा क्योंकि सकता है। सर स्कूल में तो एनसीईआरटी कराते हैं वैसे तो। बिल्कुल बच्चे एनसीईआरटी कराते हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, क्या आपके स्कूल के अंदर क्या प्योर रूलिंग करवाई गई बच्चे? पता नहीं सर, आपके, क्लास तो लगाई नहीं मैंने इतनी नहीं, मैं स्कूल वही की। बोल रहा हूँ ना कि आपके स्कूल में प्योर रूलिंग करवाई गई है, या आपके स्कूल के अंदर बच्चा हमारे पास ग्रेविटेशन की शेल थ्योरम करवाई गई है? सर अगर मेरे तो वो
+2 वाले भैया कह रहे थे ना कि +2 में फिजिक्स में एक चैप्टर होगा जो मतलब 1 महीना लगा था पर स्कूल में 3 दिन में खत्म हो गया था वो। हाँ बेटा, होता है बच्चा, होता है। मैं वही कह रहा हूँ बच्चे, एनसीईआरटी पढ़ना खुद में बहुत बड़ी बात है। और जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल सही बात है कि जो एनसीईआरटी के अंदर है वो पूरी तरह से क्यों नहीं है। और रीजन बच्चा हमारे पास ये कि हमारा करिकुलम ही ऐसा सेटअप हो जाता है। हमारे एनसीईआरटी में तो प्रीफेस भी है, इंडेक्स भी है, तो इंडेक्स पे तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो प्रीफेस भी है जिसमें बोला जाता है कि हमने कैसे कैसे किताब लिखी, वो भी नहीं आता है। सो ये कहानियां बच्चे जो हम कह रहे हैं, ये सिर्फ हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है। हम सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि जो चीजें रिकॉग्नाइज्ड है वही टीचर पूछता है। या फिर एक सिंपल सी बात है कि मैं तुम्हें अगर ये बोलूं पार्थ कि मैं तुम्हें 2 शहरों में भेज रहा हूँ, और एक में आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ पहचानते हो, आपको गलियां पता है और आप कंफर्टेबल हो, और एक ऐसा शहर है जिसमें आपको कुछ नहीं पता है, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो, तो आप कौन से शहर में जाना चाहोगे, इसमें आप कंफर्टेबल हो। तो डेफिनेटली एनसीईआरटी के अंदर भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं ताकि जो टॉपिक्स हमारे पास आपको कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल बना देते हैं। तो इस वजह से टीचर बहुत ध्यान से बच्चे पेपर बनाते हैं, बिल्कुल। और दूसरी बात बच्चा, हमारे पास हर बच्चा जो आपके हमारे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर है, वो हर बच्चा कंफर्टेबल भी नहीं हो पाता, कि वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता है कि यार ये चीजें कैसे है कैसे नहीं। तो ये अप टू आपके पास वहां पर, ठीक है, अप टू आप वहां पर है कि टीचर की, अगर टीचर मेहनत करवा रहा है स्कूल लेवल पे भी, प्योर रोलिंग करवा रहा है, तो उसका पूरा हक बनता है कि वो डाले। लेकिन अगर वो टीचर नहीं करवा रहा है तो इसका मतलब उसको हक भी नहीं बनता कि वो टीचर जो है वो बच्चों से ये बात पूछे या पूछे कि ये कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे नहीं होगा। एनसीईआरटी का पार्ट है, स्कूल में क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा, ये एक सिंपल सी प्रेडिक्शन है। हमारा काम है कि आपको बताना ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी में तो क्यों नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन आप मेरे से बजाय आप उनसे पूछे जो पेपर में नहीं डालते। अगर मैं होऊंगा टीचर तो मैं तो डालूंगा, ठीक है। पॉइंट ये है पार्थ, होप सो तो मेरी बात समझ पा रहा होगा। कोई पर्सन अगर मान लिया जाए कि वेज नहीं खाता है, नॉन वेज खाता है, और मैं बोल रहा हूँ कि वो पर्सन जो है ना, वो आप उसको घर पे इनवाइट खा रहे हो ना, कर रहे हो, तो नॉन वेज मत बनाना, वेज बनाना, या उल्टा। तो बोले सर ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों नहीं खाते, भैया ये उसकी पर्सनल चॉइस है, मैं कैसे कह सकता हूँ, हाँ या ना पार्थ। तो उनकी टीचरों की पर्सनल चॉइस है, मैं उसमें कमेंट नहीं करता हूँ। वो खुद में बहुत लर्नड पर्सन है, मैं भी उन्हीं की तरह कोशिश कर रहा हूँ। चलो, सो ये हमारे पास यहाँ पे डैम्ड है, तो डैम्ड भी खत्म हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, जिसको बच्चे हम बोल देते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर होता क्या, फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन आपके पास, और मैं आपको बताता हूं, अगर किसी बच्चे को 3 मंथ से लगे हैं +1 का कोई एक चैप्टर करने के अंदर, इसका मतलब उसकी +1 बहुत वीक थी, ठीक है। तो टीचर ने पूरा ध्यान रखा उसका कि उसको +1 का एक एक कॉन्सेप्ट करवाएगा, ठीक है। अगर बच्चा +2 अच्छे से करना चाहता है, विद इन 3 मंथ पूरी +2 हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कई ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी साथ साथ +2 के कई टॉपिक्स भी कर चुके, साथ साथ कर चुके, फ्लूइड मैकेनिक्स होगी, थर्मल होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों चीजें, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं। तो पॉइंट ये बच्चा हमारे पास अगर +1, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक टॉपिक करवा रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स +2 के अंदर, अभी 2 लेक्चर्स के अंदर सिर्फ मैंने उनको +1 करवाई है कि +1 में आपने क्या चीज सीख के आनी चाहिए थी, ठीक है। उसमें भी उनको भी थोड़ा सा ताकत मिल रही है, धीरे धीरे ताकत मिल रही है, तो डोज ही नहीं पूरी लेके आए। तो वो सेकंड डोज, अब कोई पर्सन बोले मेरी सेकंड डोज लगा दो, फर्स्ट डोज लगी नहीं तो फिर कैसे लग जाएगी पार्थ, आया ना। तो अब वो बूस्टर भी नहीं लगेगा। पॉइंट यहाँ पर है। तो अगर किसी बच्चे को इतना टाइम लगा है पार्थ, तो इसलिए लगा है क्योंकि +1 के अंदर वो टॉपिक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक नहीं हो सकता, वो टीचर ने भी हो सकता है बच्चे अपने हिसाब से कि ये बच्चा तो पढ़ के आना चाहिए, तो उस बच्चे के कॉन्सेप्ट +1 के अंदर वीक रह जाते हैं। जो वीक रहते हैं तो उतना टाइम आपको +2 में लगाना पड़ेगा। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है बच्चे, व्हेन वी अप्लाई, जब हम यहां पर अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई सम एक्सटर्नल ड्रिवन फोर्स, सम एक्सटर्नल ड्रिवन या फिर पीरियोडिक फोर्स ड्रिवन
आपके पास पीरियोडिक फोर्स ऑन द डैम्प्ड सिस्टम। अगर आप एक डैम्प्ड सिस्टम के अंदर बाहर से एक पीरियोडिक फोर्स लगाओ तो बच्चों अब बताओ क्या हो जाएगा। द एम्पलीट्यूड, अब जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन, अब बताओ डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो एम्पलीट्यूड है अब वो डिक्रीज करेगी कि नहीं करेगी, बताओ जरा। और डैम्प्ड ऑसिलेशन विल नॉट डिक्रीज, अब ये बिल्कुल भी आपके पास डिक्रीज नहीं करेगी। क्यों? ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। मेरे पास यहाँ पर ये बेचारी एक ही तार है मेरे पास जो कि अटकी हुई इतने दिनों की, ये मेरे पास यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशन है। क्यों? थोड़ी देर के बाद रुक गई, देखो रुक गई। ये मैंने इसको स्टार्ट किया, ये आपके पास थोड़ी देर के बाद अपने आप रुक गई। लेकिन अगर बच्चे ये रुकने लगे और ये देखो मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये डैम्प्ड है लेकिन फोर्स्ड ऑसिलेशन है, और इससे क्या हो रहा है, इसकी ऑसिलेशन रुक रही है कि बच्चे अब चलती जा रही है। तो आप बोलोगे इसकी ऑसिलेशन अब क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। तो मेरा हाथ क्या कर रहा है, ये एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। देखो मेरा हाथ जो है बच्चे डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद यहाँ पर पहुंच रहा है जब ये मास मेरे हाथ के पास आ रहा है। तो इस केस में ये ऑसिलेशन को आप क्या बोल दोगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल बच्चा हमारे पास कोई झूला है, झूले पे कोई लड़की जो है झूला झूल रही है, बिल्कुल आराम से झूला झूल रही है। अब वो लड़की जब झूला झूलने लगती है और थोड़ी देर के बाद अगर वो फोर्स लगाना बंद कर दे, सब कुछ आराम से बैठ जाए तो झूला रुक जाएगा, पता है, रुक जाता है। लेकिन अगर उस लड़की के झूले के पीछे उसकी फ्रेंड खड़ी हो जाती है और जैसे झूला उसके पास आता है उसको वो धक्का देती है, फिर झूला आगे जाता है, फिर वापस आता है, फिर वो उसको धक्का देती है, तो वो झूला एक डेफिनेट टाइम के बाद आएगा। तो जो बाहर से वो लड़की फोर्स लगा रही है वो पीरियोडिक है। इस पीरियोडिक फोर्स की वजह से क्या होता है, वो झूले का एम्पलीट्यूड अब डिक्रीज होगा, किस अब कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको आप फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलोगे, क्योंकि वो ऑसिलेशन तो खत्म होना चाहती है फ्रिक्शन की वजह से, डिसिपेशन की वजह से। आप बाहर से फोर्स लगाकर उसको ऑसिलेट करवाना चाह रहे। क्लियर होगी बात? तो ये बच्चा हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन है। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर बच्चा हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी है जो कि फोर्स्ड ऑसिलेशन है, ये बच्चा हमारे पास इसकी जो आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है जो बॉडी की, वो बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर हो जाती है, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, और पॉइंट है, हर बॉडी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, आपको पता है हर बॉडी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके पास हो जाती है, और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए तो क्या होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक फिनोमिना आती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस एक फिनोमिना। एक बच्चा आपके पास स्टेज है, जब आप क्या बोलते हो, इफ, अगर बच्चा हमारे पास दे फ्रीक्वेंसी अप्लाई, जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई हो जाती हो बच्चे, मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी नेचुरल ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, फ्रीक्वेंसी नेचुरल ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हम कई बार बच्चों का एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि आप यहां से न्यूयॉर्क चले जाते हो, वहां पर आपको पठानकोट का आदमी मिल जाता है, ऊना का आदमी मिल जाता है, उत्तराखंड का, या फिर बच्चा आपको वहां पर कहीं पर कोई पर्सन है जो आप ही की जगह का मिल जाता है, तो यहाँ पर मैच हो जाती है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप जो बोली बोलते हो वो भी वही बोली बोलता है, तो मैच हो जाती है फ्रीक्वेंसी। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बोलते हो रेजोनेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बॉडी, मुझे पता है कि भैया तू मुझे ऑसिलेट करवाएगा, मैं ऑसिलेट करूंगा तेरी फ्रीक्वेंसी से, बट तेरी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी अगर एक हो, मतलब मैं जिस फ्रीक्वेंसी पे चलना चाहता हूँ वही तेरी तू फ्रीक्वेंसी मेरे पे बाहर से लगा दे, तो क्या आ जाए, फिर तो मजा आ जाए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। अब देखो मेरा हाथ इसको क्या दे रहा है बच्चा, अभी आपके पास एक फ्रीक्वेंसी दे रहा है,
इसको एक फ्रीक्वेंसी दे रहा है, इस बेचारे का एम्पलीट्यूड बढ़ ही नहीं रहा है, ये बेचारा वहीं का वहीं टिका हुआ है। लेकिन बच्चा अब देखो, जरा देखो, मैं इसको अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी मेरे हाथ पे डिपेंड कर रही है, मेरा हाथ जो फ्रीक्वेंसी इसको देना चाह रहा है, ये उस फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, पर इसकी भी तो कोई ना कोई अपनी सर फिर फ्रीक्वेंसी। से दिखाओगे जो आप करा रहे थे अभी? फिर बच्चा हमारे पास इसके कोई ना कोई अपनी भी तो फ्रीक्वेंसी होगी ना, कोई ना कोई अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट कर सकता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये ऑसिलेट कर सकता है। अगर यही फ्रीक्वेंसी इसको दोबारा बाहर से कोई दे दे तो फिर ये तो खुश हो जाएगा, बोलेगा मैं तो एम्पलीट्यूड अपना बढ़ा दूंगा। तो हमारे पास हर एक चीज जो होती है, जो भी चीजें हमारे आसपास, हमारे पास बहुत सारी चीजें, हर चीज ऑसिलेट हो सकती है। इवन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज भी ऑसिलेशंस क्रिएट करती है हमारे आसपास। तो हमारे पास इसकी कोई एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये देखिए इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, बिल्कुल अगर मैं छोड़ता हूँ तो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, डैम्प्ड हो जाती है, रुक जाता है। अब मैं इसको इससे कम की फ्रीक्वेंसी देता हूँ, ये देखिए कम की फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ तो इसका एम्पलीट्यूड कम। अब ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे नहीं चल रहा है, मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। और अगर मेरा हाथ इसको उतनी फ्रीक्वेंसी दे दे जिस फ्रीक्वेंसी पे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, एकदम से राइज हो जाता है। और हम बोलते हैं ये रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस के अंदर बच्चा हमारे पास सिस्टम मैक्सिमम एनर्जी गेन करता है। हमारे घरों के अंदर जो टेलीविजन के अंदर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, +2 के अंदर अब आता है इसके बाद रेजोनेंस, तभी तो बोला जाता है +1 ध्यान से पढ़ो, +2 भी समझ में आएगी। हमारे घरों में जो टेलीविजन है, जो मोबाइल फोन के ऊपर आप किसी को कॉल लगाते हो, आप किसी से बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर बात करते हो, कोई टीवी चैनल देखते हो। अब एक बात आपको समझो, मुझे एक बात बताओ कि टीवी चैनल के बाहर जो डिश आपके लगी हुई है, जो छतरी लगी हुई है आपके पास, जिस उसके आपके टीवी के आसपास एक सिग्नल आता है कि सभी चैनलों के सिग्नल आते हैं? आपकी जो छतरी है घर पे, जो आपने डिश लगा रखी है, उसमें एक ही सिग्नल आता है उस छतरी पे कि बहुत सारी टीवी के सिग्नल्स होते हैं उसके आसपास? बताओ, कोई बच्चा बताए। आपके घर में जो छतरी लगी हुई है, छतरी समझते हो, डिश उस पे लिखा होता है, टाटा डिश करके लिखा होता है ना, हाँ या ना, देखा है कभी आपने? यस सर। उसके आसपास सभी चैनल्स के सिग्नल होते हैं कि जो चैनल आप देखना चाहते हो उसी का सिग्नल होता है, उसके आसपास बोल रहा हूं, सभी सभी चैनल्स के सिग्नल होते हैं। रीजन, क्योंकि जब आप यहाँ से बटन दबाते हो तो वो दूसरा सिग्नल अंदर आने लग जाता है, ये रेजोनेंस पे आता है। हमारे सर्किट के अंदर रेजोनेंस होती है तो आप किसी से फोन कॉल पे बात कर सकते हो, आप टीवी देख सकते हो। आप जब कभी, रेजोनेंस का मतलब क्या है, जब आप यहाँ से किसी मॉल के अंदर जाते हो तो उस मॉल के अंदर अगर आप जाते हो तो जब आपकी सिक्योरिटी चेक होता है तो एक टींग करके आवाज आती है, आपके जेब में अगर कोई लोहे का सामान हो तो वो जो मेटल की चीज है कोई, मेटल की चीज है, वो रेजोनेंस पे होता है, वो रेजोनेंस पे होता है। वो रेजोनेंस और इस रेजोनेंस दोनों काफी सिमिलरिटी है, वहां पर भी एकदम से एनर्जी करंट एकदम से ज्यादा फ्लो कर जाता है, यहाँ पर करंट तो नहीं ज्यादा फ्लो करता, यहाँ पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। सो इफ दी मैच करने पे बात है, मैच करने के बारी हमारी फ्रिज जो होती है वो बड़ी तेज आवाज करती है जब वो लोड उठाती है, फ्रीक्वेंसी मैच है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से बच्चे हमारे पास क्या होता है, हमारी खिड़कियों के जो शीशे होते हैं, जब दूर कहीं पर म्यूजिक बजता है तो वाइब्रेट होने लग जाती है। क्यों भाई? क्योंकि वहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है साउंड वेव की और इस शीशे की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो वाइब्रेट खट 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 की आवाज करनी स्टार्ट कर देते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे हमारे पास क्या हो जाता है, एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द the amplitude of the motion becomes large. The amplitude of the motion becomes very large. ये बच्चा आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही रीजन है बच्चा, यही रीजन है कि जब भी आप सोल्जर्स को देखें, उन सोल्जर्स को बोला जाता है कि जब भी आप किसी ब्रिज के ऊपर जाए तो कदम ताल ना करें, कदम परेड की तरह मत क्रॉस करें, आप अलग अलग जा सकते हो, क्योंकि अगर वो इकट्ठे पांव ब्रिज पे मारे तो बच्चे वो उसको एक ड्राइविंग फोर्स देंगे, और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी
ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच करके, क्योंकि ब्रिज भी ऑसिलेट करता रहता है, ब्रिज हिलता रहता है। नहीं यकीन तो कभी किसी ब्रिज पे उतर के देखना, जब गाड़ी पास से गुजरती हिलता है, तो ब्रिज भी बच्चा हमारे पास हिलता है। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और ब्रिज कोलैप्स हो सकता है। लंदन में एक बारी ऐसे ही हुआ था, जब एक नया ब्रिज इनॉग्रेट हुआ, तो जैसे ही इनॉग्रेट हुआ तो बहुत सारे लोग बच्चे वहां पर भागे। और जैसे आप कभी चल के देखिएगा, कभी कभी आपने रेलवे ब्रिज को क्रॉस किया, जब आप चलते तो आपको लगता है ना पाँव मार रहे तो ब्रिज हिल रहा है, थोड़ा सा वाइब्रेशन सी होती है। कभी ऑब्जर्व किया इस चीज को ब्रिज पे चलते हुए? हाँ या ना? बड़े ब्रिजेस, छोटे मोटे ब्रिजेस, जैसे रेलवे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो, कभी ऑब्जर्व किया इस चीज को? नहीं किया यस अभी? सर, वो सर थोड़ा सा किया। हिलता है। और अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे पाँव नीचे मारे तो बच्चे वो वाइब्रेशन अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी बच्चे, तो ब्रिज कोलैप्स हो सकता है। तो इस वजह से लंदन में एक डिजास्टर हो चुका है एक बार, तो बोला जाता है कि आप इकट्ठे मत जाओ ब्रिज पे, अलग अलग करके चले जाओ। और तभी आपने सुना होगा कि कहीं पर भी रेलवे का कभी बहुत सालों के बाद आती है कहीं पर कि ब्रिज कोलैप्स हो गया रेलवे का, कैसे? क्योंकि भगदड़ मचती है तो सभी लोग इकट्ठे भागते हैं, तो फिर बच्चे वो ब्रिज ने कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर आपके लिए ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम यहाँ से पीछे जाकर बाकी पेंडुलम को धक्का मारेगा। इसके आगे एक पेंडुलम मेरे पास ए आ गया, दूसरा पेंडुलम मेरे पास बी आ गया, तीसरा पेंडुलम मेरे पास सेम लेंथ का आ गया, सेम लेंथ का, बिल्कुल इन दोनों की लेंथ सेम है। तो बताओ ये पेंडुलम ए के साथ, बी के साथ या सी के साथ, किसके साथ रेजोनेंस करेगा? किसके साथ? तो ये सी के साथ रेजोनेंस करेगा, क्योंकि इन दोनों आपके पास इन दोनों पेंडुलम की लेंथ सेम है। मास पे तो चलो खैर डिपेंड होता ही नहीं, इसकी लेंथ छोटी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी लेंथ बड़ी है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो इन दोनों की, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरल और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों मैच कर रही है। तो इस वजह से जैसे ये जाकर इस सी को टक्कर मारेगी तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो बोलेगा मजा ही बड़ा आ गया यार, जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी वही इसकी फ्रीक्वेंसी है, ड्राइविंग नेचुरल के बराबर होगी, तो अब वो बड़ी दूर तक जाकर ऑसिलेट करेगा। ठीक, तो ये बच्चा हमारे पास रेजोनेंस था। अब अगर किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो वो मुझसे बात कर सकता है। बोलो, बोलिए बच्चे, कोई भी बच्चा यहाँ पर मुझसे बात कर सकता है, बोलिए। है किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन किसी किस्म का? है क्या कोई क्वेश्चन बच्चे? चलो, सो हमारे पास यहाँ पर अगर आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए। मैं तो आपको देखो बार बार, कल भी मैंने आपको बोला, क्वेश्चन पे कभी नहीं रुकना बच्चे, ना क्वेश्चन पे रुकना। सिर्फ एक प्रोफेशनल, बिल्कुल एक जो बच्चा प्रोफेशनल होता है ना, वो बच्चा बोलता है मेरे को जो मर्जी है, मेरे को क्वेश्चन पूछना है, मैंने नहीं रुकना क्वेश्चन के ऊपर, चाहे ये टीचर जो मर्जी बोले, चाहे जैसे मर्जी करे, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और डेफिनेटली चाहिए बच्चे आंसर। ठीक है, और बेटा जो मैं पेपर आपको बना कर दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पेपर आप नहीं दे रहे हो, याद रखना, मैं ये लिख भी रहा हूँ कि कौन कौन बच्चा पेपर दे रहा है कल को। कल को अगर आपके पेरेंट्स पूछते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बच्चे को मैंने इतनी मेहनत से जेई का या जेई एडवांस का पेपर अरेंज करके दे रहा हूँ, बना कर दे रहा हूँ, इसकी आंसर की भी शाम तक अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर क्लास के अंदर ये बच्चा पेपर ही नहीं देगा या उससे मन मारेगा तो फिर बेटा कैसे काम चलेगा, तो वो देख लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि कल को फिर बात ये आ जाती है, अगर मैं पेपर दे देता तो, अगर मैं पेपर दे देता, अगर मैं पेपर देता, क्योंकि फिर मैं उन्हीं बच्चों के डाउट्स लूंगा। अब जितने बच्चे हैं, अगर बच्चे 10 बच्चे पेपर देंगे तो मैं उन्हीं को बोलूंगा ना, बेटा आपने पेपर दे दिया, ये आपके आंसर की है, तो अब आप पेपर को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आओ। क्योंकि बाकी बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया तो फिर पेपर में डिस्कस होने का भी कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो पेपर दो, पेपर को डिस्कस भी करो। आगे चलते हैं। सो आगे हम यहाँ पर बच्चे अभी डिस्कशन करते एक बड़ी सिंपल सी चीज के ऊपर, और जो हमारी डिस्कशन है बच्चे उसको हम यहाँ पर बोलते हैं दी वेव्स। तो हमारे पास यहाँ पर वेव्स को डिस्कस करते हैं कि वेव्स क्या होती है, वेव्स बनती क्या है, वेव्स की आपके पास बेसिकली है क्या आपके पास। तो वेव्स बच्चा हमारे पास अगर हम प्रिलिमिनरी तौर पे देखें, अगर मोटा मोटी तौर के ऊपर देखें, अगर कोई पर्सन हमको बोलता है तो हम उसको ऐसे समझाते हैं कि वेट आपके वेव्स नॉट वेट, वेव्स इज द
इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। देखिए ये हमारे पास एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है। ये पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है बच्चे हमारे पास विच प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम। विच इट इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट्स, जो कि चलती है, विच प्रोपोगेट्स जो कि प्रोपोगेट होती है। प्रोपोगेट होने का मतलब आगे से आगे चलना। प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम, इन अ मीडियम, इन अ मीडियम, ये एक मीडियम के अंदर चलती है। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है, मतलब एक आएगी फिर दूसरी आएगी फिर तीसरी आएगी। जैसे हम बोलते हैं कोरोना की वेव है। कौन सी वेव है? ये थर्ड वेव है। ये थर्ड वेव कैसे है? क्योंकि ये एक को मिली, दूसरे को मिली, तीसरे को मिली। सेम यहाँ पर भी वेव है, एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। हम बोलते थर्ड वेव आ गई जी, तो ये थर्ड वेव है। हालांकि टाइम इसका बच्चा हमारे पास, हम वेव तो बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर वेव के पास एक डिस्टर्बेंस है, हमको डिस्टर्ब कर दिया। सो इन विच प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम, तो कोरोना वेव के अंदर मीडियम कौन है? हम जैसे लोग हैं बच्चे। इन अ मीडियम आपके पास वेयर, जहां पर आपके पास क्या था, वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जहां पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है आपके पास, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, दे आपके पास दे मूव्स टू एंड फ्रो, दे मूव्स टू एंड फ्रो, मूव्स टू एंड फ्रो। या सिंपली बच्चे मैं बोलूं कि वो एसएचएम कर रहे हैं, वो एसएचएम कर रहे हैं बच्चे विदाउट लीविंग देयर ओरिजिनल पोजीशन, विदाउट लीविंग देयर ओरिजिनल पोजीशन, विदाउट लीविंग देयर ओरिजिनल पोजीशन, विदाउट लीविंग देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को लीव किए बगैर, ओरिजिनल पोजीशन को लीव किए बगैर ये अपनी पोजीशन पे टू एंड फ्रो कर रहे हैं, और इसकी वजह से वेव एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट हुई। इसकी वजह से क्या हुआ, वेव मेरे पास एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट होगी, एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह पे खत्म होगी, तो इसको हम वेव बोल देते हैं। अब पॉइंट बच्चा हमारे पास है, इसको समझा कैसे जाए, देखते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे पास वेव का मतलब क्या हो गया, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक रस्सी है बच्चे। अब इस रस्सी पे जब वेव चलती है तो क्या होता है, कुछ ऐसा बनता है, हाँ या ना? यस, हम सब बंदों ने देखा होगा, हम सब पर्सन ने देखा होगा कि वेव कुछ ऐसे चलती है। हालांकि ये टेक्निकली ये वेव नहीं है, ये पल्स है, लेकिन बच्चे बहुत सारी पल्सेस मिलके एक वेव बना देती है। तो ये वेव आपके पास ट्रेवल करती है, डिस्टर्बेंस है। और ये क्या करती है, ये डिस्टर्बेंस पहले इस सेक्शन में होती है, आगे आगे ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है, और जिनको ये डिस्टर्बेंस मिलती है वो पार्टिकल इस डिस्टर्बेंस को लेके अपनी पोजीशन को लीव करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है, वापस वहीं पर आ जाता है। लेकिन ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को लीव नहीं करता, आना उसने वापस वहीं पर, टू एंड फ्रो मोशन करके। नेक्स्ट वन, तो वेव करती क्या है? तो अब आप बोलोगे वेव करती क्या है, तो वेव क्या करती है बच्चे बताओ जरा। द वेव कैरीज, मेरे पास ये कैरी कर जाती है एनर्जी। बिल्कुल भाई एनर्जी है, क्यों भाई? क्योंकि वेव बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, उसके पास एनर्जी है, काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। द वेव कैरीज द एनर्जी, मोमेंटम एंड इंफॉर्मेशन, मोमेंटम एंड इंफॉर्मेशन। देखिए ये मैं तीसरी चीज अपनी मर्जी से जोड़ता हूँ, जो इंफॉर्मेशन है ये मैं अपनी मर्जी से जोड़ता हूँ। रीजन, इंफॉर्मेशन ही तो है वेव, हाँ या ना? वेव एक इंफॉर्मेशन है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कौन सी वेव को यूज कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर साउंड वेव। क्या मैं साउंड वेव का यूज क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि देयर इज अ वेव, देयर इज अ एसएचएम, पार्टिकल, मास, एनर्जी, तो ये इंफॉर्मेशन भी देती है। तो वेव कोई भी आपके पास है वो इंफॉर्मेशन देती है हमको। जैसे लाइट हमारे पास एक वेव है, तो वो इंफॉर्मेशन देती है कि भाई कहीं पर मेरे पास एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो वेव का पर्पस है ये कैरी करती है, ये डिस्टर्बेंस तो है पर ये तीन चीजें कैरी करती है, एनर्जी, मोमेंटम एंड इंफॉर्मेशन। और एक और चीज बच्चे हमारे पास, द वेव, आपके पास एक और चीज है, द वेव इज आल्सो द वेव इज आल्सो द मोशन, दिस इज द मोशन handed over from one particle to the another, from one particle to the another। ठीक है साहब, अब इसको समझने की कोशिश, from one particle to the another मतलब समझने की कोशिश करो। जब यहाँ पर ये वेव चल रही थी इस रस्सी के अंदर, तो क्या ये वेव इस रस्सी के इसी पोर्शन में आई
या फिर पहले ऐसी ही आपके पास मोशन पहले कोई और कर रहा था, तो आप बोलोगे सर इससे पहले ना ये मोशन ये वाला हिस्सा कर रहा था, फिर सर यही मोशन आगे करने वाले लग गया। यानी कि वेव एक ऐसी मोशन है जो एक पार्टिकल टू एंड फ्रो करता है और बोलता है चल भाई काके ये तू ले ले, अब तू मेरे जैसी मोशन करके दिखा। तो ये भी तो एक मोशन है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशन को हैंड ओवर करते हैं, वो वेव को हैंड ओवर कर देते हैं कि मेरे पास ये डिस्टर्बेंस आई, मैं ऊपर नीचे ट्रेवल हुआ और फिर ये मेरी इंफॉर्मेशन तुम पकड़ो, अब तुम मेरी तरह मोशन करके बताओ। तो वेव। सपोज कि मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे लोग किसी बैंक के अंदर लाइन पे खड़े हैं, बैंक के अंदर लाइन पे खड़े हो बहुत सारे पर्सन। अब आप लाइन पे खड़े होते हो, सपोज कि आपको पीछे से धक्का लगता है, आप आगे जाकर क्या होते हैं, पीछे आते हो, हाँ या ना? होता है यस हाँ या सर, ना? जब यस आप सर। आगे पीछे जाते हो तो आपने कौन सी मोशन की? तो आप बोलते मैंने टू एंड फ्रो मोशन की। अब आप जैसे आगे वाले से टकराए तो उसने आपके जैसे मोशन की, हाँ या ना? उसने आगे टकराए, तो एक तरीके से आप देखते हो कि वेव की। आप क्या बोलोगे? कुछ गया है, कुछ क्या गया? डिस्टर्बेंस। बोलिए भी डिस्टर्ब हो गई है। कैसे डिस्टर्ब हो गया? आखिरी बंदे का धक्का सबसे पहले वाले बंदे के धक्के के पास पहुंच गया, हाँ या ना? मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? मेरी बात को अंडरस्टैंड कर यस पा सर। रहे हो? और इसी तरीके से आप इसको देखो बच्चों, बहुत सारी कई बारी होती है कि हमारे पास जो है, आपके पास साइकिल्स खड़ी होती हैं, एक साइकिल को धक्का मारो सारी साइकिल गिर जाती है, पर धक्का तो मैंने इसको मारा तो कुछ डिस्टरबेंस गई, और वो जो जा रही है वो वेव है, वो डिस्टरबेंस है, जिसके अंदर से हाँ साइकिल वापस नहीं आ सकती है क्योंकि वो निर्जीव है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे वापस नहीं आ सकते, पर वेव की तरह कुछ तो गया ना, खट 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 वो नीचे गिर जाती है। ऐसे बच्चे वेव है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, एक डिस्टरबेंस है, पीरियोडिक है, और जिसके अंदर एक को वेव मिली वो हिला, उसने दूसरे को भी हिला दिया, तो ये वेव है। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत इसके अंदर से, कोई प्रॉब्लम किसी नो को? सर। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसका मतलब बच्चा हमारे पास के वेव है, तो वेव को मेजॉरिटी दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, मेजॉरिटी तरीके से आजकल लेटेस्ट के हिसाब से। हमारे पास सबसे पहले हम बोलते हैं कि मेरे पास जो वेव है इट कैन बी ट्रीटेड एज द मैकेनिकल वेव, मेरे पास यहाँ पर मैकेनिकल वेव है। सो व्हाट इज अ मैकेनिकल वेव? अगर बात की जाए तो मैकेनिकल वेव इज अ वेव, ये हमारे पास एक वेव है विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, which requires a material medium to travel, which requires a material medium to travel, material medium to travel, टू ट्रेवल। इसके एग्जाम्पल आप कह सकते हो बच्चे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वेव ऑन द गिटार वायर, वेव ऑन द गिटार वायर, आपके गिटार की वायर के ऊपर जो वेव होती है तो मैकेनिकल है क्योंकि उसको वायर चाहिए, आपको एक मास चाहिए, आपको बच्चे एक मटेरियल चाहिए। जैसे हमारे पास साउंड वेव्स, अब साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, वैक्यूम में नहीं जा सकती साउंड वेव्स। ये साउंड वेव बच्चे हमको चलने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चे? मीडियम चाहिए साउंड वेव्स। तीसरी बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई भी आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे वाटर वेव्स, इसको भी बच्चे हमारे पास मीडियम चाहिए। तो ऐसी वेव्स जो कि बच्चे चलने के लिए मटेरियल को चाहती हैं कि वो मटेरियल के थ्रू जाए, मैकेनिकल तभी नाम है क्योंकि उसके अंदर से जो ऑब्जेक्ट है, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वैसे चमक करते, तो मैकेनिकल वेव। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें से दो है ऊपर वाली, ये दो के दो बच्चा हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। मैकेनिकल वेव हमारे पास अगर टीचर कल को आपको 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, और क्या क्वेश्चन पूछ लेता है 3 मार्क्स के अंदर? हमारे पास 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल मीडियम, यानी कि व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन या एसेंशियल, आपके पास एक होता है ना कि मुझे यही चीज चाहिए कि मटेरियल के अंदर आपको क्या, उस मीडियम की क्या खास बात होनी चाहिए। सो हमारे पास मीडियम जो आपके पास है, मीडियम फॉर मैकेनिकल वेव, इसके बाद 3 चीजें होनी चाहिए। तो मीडियम फॉर मैकेनिकल वेव के अंदर हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक, आपके पास यहां पर एनफ अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो मीडियम जो होगा बच्चे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बिखर जाएगा, उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि वो टू एंड फ्रो मोशन कर सके।
दूसरा बच्चा हमारे पास इनर्शिया। जब तक इनर्शिया नहीं होगा तब तक बच्चे मोशन एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल पे नहीं जाएगा। और तीसरी चीज लेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपके पास जितना ज्यादा कम होगा, ये तो आपको भी पता है कि फ्रिक्शन हमारे पास जितना ज्यादा कम होगा, हमारी जो वेव है वो उतनी बढ़िया ढंग से आगे चलेगी, बहुत मजेदार ढंग से आगे चलेगी, मजा ही बड़ा आ जाएगा। क्लियर होगी बात? मैकेनिकल वेव पता लगी मैकेनिकल वेव। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन इसके अंदर से? सर एक एग्जांपल दे दो। इसके बच्चे बोलो, लेस फ्रिक्शन की। इसके बच्चे लेस फ्रिक्शन का है ना। लेस फ्रिक्शन के। देखो एग्जाम्पल आपके पास कोई भी आप ले लीजिए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक गिटार की वायर, ये गिटार की जो वायर है बच्चे, आपने इसको प्लग करके छोड़ दिया, आपने इसको बीच में से प्लग करके क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं, आपके पास वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, ऐसे करके वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब आप यहाँ पर बोल देते हो कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, जहां पर जॉइंट आपने लगाया, वहां पर आपके पास फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है या जीरो है, और आपके पास यहाँ पर जो हवा है तो एयर की फ्रिक्शन भी आपके पास क्या है, जीरो। ये अजम्पशन है बच्चे हमारे पास। तो एयर की फ्रिक्शन और बच्चे जो आपके जॉइंट की फ्रिक्शन है उसको हम खत्म मानते हैं, तो ये हमारे पास आ जाती है। तो इस केस में मैकेनिकल वेव मानी जाती है। तो हमारे पास फ्रिक्शन या तो कम हो या बहुत कम हो। जैसे आपकी जो इलास्टिसिटी में। हाँ, इलास्टिसिटी के अंदर अब एक बात बता कि जब भी कोई वेव बनती है, अगर मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन नहीं करेंगे तो इलास्टिसिटी क्या होती है, आपके पास जो मीडियम के पार्टिकल्स है 1 2 3 4 और 5, जब भी बच्चा आपके पास वेव बनती है तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जरा बता मुझे। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव करते हैं। क्या 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 करते हैं बच्चे आपके पास, टू एंड फ्रो टू मूव एंड करते फ्रो। हैं। अब एक बात याद कर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो पार्टिकल था उसके पास दो एनर्जीज थी। दो एनर्जीज थी, कौन कौन सी थी, काइनेटिक और पोटेंशियल थी बच्चे हमारे पास, याद आए? अभी यस कल सर। ही तो हमारे पास इलास्टिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो इस पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन से वापस कहां पे लेके आएगी, मेन पोजीशन पे। इलास्टिसिटी क्या करती है, उसको वापस खींचती है। नहीं तो बच्चे ये पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के निकल लेगा, है ना, इसको वापस खींचेगी। तो इलास्टिसिटी की वजह से ये जो पार्टिकल है, मीडियम का पार्टिकल है, ये एक्सट्रीम पे पहुंच के वापस नीचे आएगा, तभी तो टू एंड फ्रो मूव करेगा आपके पास, हाँ या ना। और इनर्शिया, इनर्शिया मतलब मास, मास की वजह से ये पार्टिकल यहाँ पे आके अब रुकेगा नहीं, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हमारे पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए कि वो पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करे, इसके लिए उसका एक्सट्रीम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहुंच गया, लेकिन एक्सट्रीम से वापस आना भी जरूरी है। तो एक्सट्रीम से उसको वापस कौन लेके आएगा, इलास्टिसिटी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चे इनर्शिया उसको क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से ये बार बार मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा, तभी तो वेव बनेगी ना। वेव ऐसे बनती है। तो आप अपने हाथ को ऊपर नीचे क्यों लेके जाते हो, तो जब आप अपने हाथ को ऊपर लेके नीचे लेके आ रहे हो तो कौन सी ऐसी चीज है जो मीडियम को वापस नीचे लेके आ रही है, इलास्टिसिटी। अगर आप एक रबड़ को खींच देते हो, खींचने के बाद छोड़ देते हो तो वापस क्यों जाती है, बता शाबाश मुझे, वापस क्यों जाती है वो? रबड़ को खींच के छोड़ देते हैं तो वापस क्यों जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। तो अगर मीडियम के अंदर, और आप एक और बात देखिए, सुनिएगा कभी बहुत अच्छे से, जब आप उस रस्सी को खींचते हो और आप जब प्लग करते हो तो साउंड सुनाई देती है आपको, तो इसका मतलब उसमें वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो वेव क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि आपने उसको खींचा, उसमें इलास्टिसिटी थी, आप उसको प्लग करके छोड़ रहे हो, ये बार बार अपनी ओरिजिनल शेप में जाना चाहती है, और जब ये ऊपर नीचे मूव करती है तो बच्चा हमारे पास इसमें वेव प्रोड्यूस होती है। ये चीजें हमने आसपास की हुई। आपके पास गिटार है, सितार है, वायलिन है, ये भी नहीं है तो सिंपल एक वायर होगी आपके पास। ऐसे वायर को आप दो पॉइंट्स के ऊपर आप खींच के आप सर इसको वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसे करके, या वाइब्रेट कर दीजिए। तो जब आप वाइब्रेट करते हो तो साउंड सुनाई देती है, तो इसका मतलब इसमें वेव प्रोड्यूस हुई। वेव प्रोड्यूस हो रही है तो इसकी वजह क्या, इसकी वजह बच्चे इलास्टिसिटी, क्योंकि मैं इसको
मैं अपनी उंगलियों से इसको दबाकर इसकी शेप चेंज करना चाहता हूँ, पर इलास्टिसिटी इसकी शेप को रिगेन करवाना चाहती है। पर ये यहाँ पर आके रुकेगी नहीं बॉडी, ये ऊपर नीचे ट्रेवल करने लग जाएगी, यानी कि इसके पास इनर्शिया भी है। तो इनर्शिया और इलास्टिसिटी और फ्रिक्शन जितनी कम होगी उतनी देर तक इसमें वेव चलती रहेगी, आपको बहुत देर तक नजर आएगी। फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगी तो वेव कब बनी कब गई आपको खुद नहीं पता लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट है। जी बोलो बच्चे, बोलो शाबाश, बोलो जो बच्चे। तबला होता है उसमें भी सर वेव बनती है? सभी के अंदर बच्चे ऑलमोस्ट, मतलब कि वेव हमारे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो साउंड वेव है, लेकिन मेरी जो फोटो मेरी आवाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके इंटरनेट क्या कर रहा है, फेंक रहा है, और वो इंटरनेट के सिग्नल्स आपके मोबाइल फोन लैपटॉप पे पहुंच रहे, फिर उसको डिकोड, और ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो रहा है। कमाल है ना, ये तो कमाल है। और उससे बच्चा उसको डिकोड करके मेरी पिक्चर आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन अगर कभी आ जाती है, वैसे नहीं आती है हमारे पास, तो वो कलर भी वही आ रहा है जो कलर का मैंने चीज पहनी हुई है। तो ये पॉइंट है, ये वेव ही है बच्चे हमारे पास, जो स्पेस के अंदर चल रही है, जो एनर्जी कैरी कर रही है, इंफॉर्मेशन, मोमेंटम, बहुत कुछ कैरी कर रही है। तो इलास्टिसिटी जरूरी है। हम बहुत प्री हिस्टोरिक बातें कर रहे हैं, यानी आजकल कौन मैकेनिकल वेव सिर्फ गिटार सितार तबला हो गया बच्चे, हमारे पास जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है सबके अंदर बच्चे, सबके अंदर अगर मैं टेबल बजाता हूँ तो इसमें भी वेव प्रोड्यूस होती है बच्चे। देखो वेव प्रोड्यूस होती है, तभी तो सुनाई दे रहा है कुछ। वेव हर जगह पे है। आप इस बात को समझे कि अगर आप जिम के अंदर जाके रस्सियों को ऐसे घुमाते हो तो रस्सियों में भी वेव प्रोड्यूस होती है। वेव कहाँ नहीं है? आप एक बात बताओ, सिंपल, आप कोई भी काम करते हो वेव प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव है ना। अगर आप मान लिया जाए चप्पल भी पहन रहे तो वेव तो प्रोड्यूस होती है, आप कपड़े झाड़ रहे हो तो वेव वहां पर प्रोड्यूस होती है, खटाक करके आवाज आती है। तो खटाक करने का मतलब है कि आपने डिस्टरबेंस ज्यादा प्रोड्यूस कर दी वहां पर। पॉइंट ये, तो मैकेनिकल वेव तबले पे है, और आपके पास तबले के ऊपर, लेकिन वो वेव का एक स्पेशल किस्म बन जाता है, उसको बाद में देखते हैं कि तबले पे कैसी वेव बनती है। होती मैकेनिकल ही है, लेकिन उसकी भी एक स्पेशल किस्म होती है जिसको हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वेव, आपने मान लो कि अपने कॉपी का पन्ना पलट दिया तो क्रैक करके आवाज आती है, बड़ी अजीब सी आवाज आती है, करके आवाज आती है। तो वो क्या है बच्चे, तो आप बोलते हो ये वेव प्रोड्यूस हुई है, मैकेनिकल वेव है ना, क्योंकि ऑसिलेट करते हैं। अब हम छोटे होते हुए ऐसे एक पेन का ढक्कन ले लिया, इसमें हवा मारी हमने तो सीटी की आवाज आई। सीटी की आवाज क्यों आई? क्योंकि जब मैं हवा मार रहा हूँ तो मैंने पार्टिकल्स को धक्का मारा नीचे। ठीक, तो इलास्टिसिटी की वजह से वो वापस आना चाहते हैं, फिर नीचे जाते हैं, और इस केस में जब वो हिलते हैं तो जो डिस्टरबेंस होती है वो आवाज की फॉर्म में सुनाई देती है। तो इलास्टिसिटी इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है, और इलास्टिसिटी की वजह से वो ऐसे मूव करते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ऐसे, तो आपकी वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन हमारे पास फिर एक और वेव आ जाती है, क्या बोले उसको, तो हम बोल देते जी वो हमारे पास ये नॉन मैकेनिकल वेव। तो हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव है। अब नॉन मैकेनिकल वेव हमारे पास पूरी तरह से +2 के अंदर आपको पढ़ाई जाती है। अब सिंपल एक इंट्रोडक्शन है, +2 के अंदर एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स, वहां पर ये पढ़ाया जाता है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन। बोला जाता है कि कई ऐसी वेव्स हैं, कई नहीं, एक ही है, लाइट वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है हमारे पास। ये बच्चे इसके अलग अलग कॉम्पोनेंट है, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल हो गया, गामा रे, रेडियो, एक्सरे, ये इसी के पार्ट है हमारे पास। एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल मीडियम टू ट्रेवल, दे डू नॉट रिक्वायर, they do not require any physical medium to travel, any physical medium to travel, फिजिकल मीडियम टू ट्रेवल। तो इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं, मीडियम टू ट्रेवल, जैसे लाइट वेव्स, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे कैन इवन ट्रेवल फ्रॉम द वैक्यूम आल्सो। और देखो बच्चे, भगवान की कितनी बड़ी बात है कि साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल है, क्योंकि साउंड वेव अगर नॉन मैकेनिकल होती तो इस वक्त सन के ऊपर जितने एक्सप्लोजन हो रहे हैं, जितने एक्सप्लोजन हो रहे हैं, आप समझो बच्चे, सिंपल सी बिजली कड़कती है तो दिल दहल जाता है जब बरसात के टाइम के ऊपर। अब आप ये समझो कि सन के ऊपर कितने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन लगातार हो रहे हैं, वहां पर हो रहा है ना बच्चे, आपके पास फ्यूजन हो रहा है। तो बेटा हम बहरे हो गए होते, हमें समझ, हम कान पे हाथ रख के बैठे होते, बात नहीं कर सकते थे, एक्सप्लोजन हो रहा है, सुनाई दे रहा है,
जैसे वहां से सन रेज आती हैं, लाइट वेव्स आती हैं, वैसे साउंड वेव्स आती है, तो हम परेशान हो जाते हैं ना। तो हमारे पास बहुत सही चीज है। तो नॉन मैकेनिकल वेव जिसको चलने के लिए किसी किस्म के किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये नॉन मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या सिंपली आप किसी भी टीचर को बताने के लिए बोल सकते हो कि लाइट वेव्स, हमारे पास इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, आपके पास एग्जाम्पल। तो मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। तो आप बोलोगे मीडियम के हिसाब से, तो मैं बोलूंगा देखिए, दो वी हैव द टू मेजर ब्रॉड कैटेगरीज, मैकेनिकल मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल जिसे मीडियम नहीं चाहिए। और जिसको मीडियम चाहिए तो कैसा मीडियम चाहिए, इलास्टिक मीडियम होना चाहिए भाई, मतलब कि वो बार बार ऐसा ना वो अपनी शेप चेंज कर जाए। शेप चेंज कर जाएगा तो बच्चे वो दोबारा से आपके पास बच्चे वेव को कैसे निकालेगा। तो गिटार लेके आ जाओ, और गिटार बच्चे आपके पास तुम प्लग करो, गिटार की शेप ही चेंज हो जाए, तूने बोला गिटार ही बकवास है ना। तो वो इलास्टिक होता है, बार बार आप उसको प्लग करते हो अपनी शेप को रिगेन कर जाता है। इनर्शिया होना चाहिए, इनर्शिया होगा तभी बच्चे आवाज आएगी बहुत बेहतरीन। तो ये हमारे पास चीज है। सो अभी के लिए बच्चा हम इसको इतना करते हैं, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, है कोई डाउट? नो है कोई सर। डाउट? चलो ठीक है, इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर